हाँ जी, ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ड्राइंग और एवेपोरेशन दोनों में हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। दोनों में हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? एवेपोरेशन में आप किसी लिक्विड को हीट करते थे जो डाइल्यूट होता था और आपको कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलता था दैट वाज आल्सो लिक्विड, है ना? याद है ना? एवेपोरेशन में आपको लिक्विड प्रोडक्ट ही मिलता है, लेकिन ड्राइंग में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आप इसमें क्या करते हो? आप वेट सॉलिड को हीट करते हो, ड्राई करते हो, और आपको एक ड्राई सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है। दोनों में फर्क है। दोनों में हम हीट सप्लाई करते हैं। एवेपोरेशन में हीट हम देते हैं एक लिक्विड को, ड्राइंग में हम हीट देते हैं एक वेट स्लरी को, जो फाइनली हमें ड्राई सॉलिड मिलता है। बस इतना ही फर्क है, और इसी के बेसिस पे हमारी सारी इक्विपमेंट्स में फर्क है। अब तो एडवांटेज क्या हो गई? हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्प्रे ड्राइड होते हैं। जैसे आप अगले साल देखोगे, स्प्रे ड्राइड लैक्टोस आप यूज़ करते हो टैबलेट्स बनाने में। आप ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हो, जो सस्पेंशन में यूज़ होता है। और सस्पेंशन कई बार हमारे सस्पेंशन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, लेकिन आपको बिफोर यूज़ उसमें वाटर ऐड करना होता है। और बहुत सारे हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं जो पाउडर्ड। आपने एक्सट्रैक्ट पिछले साल पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एक्सट्रैक्ट में हम एक एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, ड्राई एक्सट्रैक्ट। तो ड्राई एक्सट्रैक्ट हम कैसे बनाते हैं? लिक्विड को वेट, एक स्लरी टाइप हमारा लिक्विड होता है, उसको हीट करते रहते हैं। जब सारा उसका लिक्विड एवापोरेट हो जाता है और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो ड्राई मिलता है, तो उसको हम कहते हैं ड्राई। तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा कोई हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर की प्रेजेंस में माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं और ड्रग की हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस होते हैं। तो ड्रग को प्रिजर्व करने के लिए कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो या उसकी हाइड्रोलिसिस ना हो, तो हम उसको ड्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ ड्राई होती है वो फ्लो अच्छे से करती है, आपको ये पता ही है, कॉमन सेंस है। और जो चीज़ वेट होती है वो स्लोली मूव करती है। तो जब आप अगले सेमेस्टर में देखोगे, अगले साल देखोगे कि टैबलेट्स में हम अपने प्रोडक्ट को, अपने ग्रैन्यूल्स को मूव करवाते हैं हॉपर में से। तो हॉपर में वो चीज़ फास्ट मूव करेगी जो ड्राई है। तो ग्रैन्यूल्स को ड्राई हम वहाँ पे, आप अगले साल हम ये एक्चुअल में करेंगे, हम ग्रैन्यूल्स जो बनाएंगे हम ड्राई करेंगे ताकि फ्लो इसका इंप्रूव हो जाए। और अगर आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, जब अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी अगर आप ट्रक में कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हम उसका मॉइस्चर रिमूव कर लें तो उसका वेट कम हो जाएगा नेचुरली, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएंगी। तो ये ड्राइंग की कुछ एप्लीकेशन है। अब हम देखते हैं कि मॉइस्चर किसी अगर सॉलिड में प्रेजेंट है वो कितने तरह का हो सकता है। मेजरली दो तरह का, बाउंड मॉइस्चर एंड अनबाउंड मॉइस्चर। बाउंड मॉइस्चर क्या है? बाउंड मॉइस्चर से का जो बेसिक मतलब है बाउंड मॉइस्चर से, दैट इज के ये वो मॉइस्चर है जो किसी प्रोडक्ट का ऐसा लगता है कि उसी का पार्ट है, हम उसमें से रिमूव कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी सॉलिड के कैपिलरीज, जैसे कोई सॉलिड प्रोडक्ट है उसमें पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के बीच में, कैपिलरीज में अगर कोई मॉइस्चर फंस जाए और निकले ही ना, या कोई हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कोई क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ एसोसिएटेड होता है वाटर, जैसे आप लिखते हो कि एप्सम सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट 7H2, वो 7H2 उसकी स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। एप्सम सॉल्ट में MgSO4 5H2O या विदाउट H2O नहीं मिलेगा आपको, एप्सम सॉल्ट 7H2O के साथ मिलेगा। तो वो उसकी स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया, क्योंकि वो उसकी लैटिस में इंटरैप हो गया। जब कोई वाटर लैटिस में इंटरैप हो जाए, चाहे वो कैपिलरीज की फॉर्म में, चाहे वो लैटिस में, चाहे वो उसके अगर कोई नेचुरल हमारा कोई प्लांट प्रोडक्ट है उसके फाइबर वॉल्स में या सेल्स के अंदर इंटरैप हो जाए, उनको कहा जाता है, उस मॉइस्चर को कहते हैं हम बाउंड मॉइस्चर, क्योंकि ये हमारी स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है पर्टिकुलर कंपाउंड की या उस पर्टिकुलर नेचुरल प्रोडक्ट की। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ऑन हीटिंग। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है, इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज लेस देन द प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, वाटर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, हर एक लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है जो उसकी प्रॉपर्टी है।
अब आप ग्लास में वाटर रख रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर उतना ही है जितना एक आपकी जो रिवर है उसमें वाटर है, उसका वेपर प्रेशर सेम। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, तो उतना ही है जितना रिवर में वाटर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों ओपन है और दोनों इजीली हम एवेपोरेट करवा सकते हैं। चाहे ग्लास में, ग्लास को हीट कर दो, वाटर को हीट कर दो, वह एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे रिवर में वाटर है, जब गर्मी ज़्यादा होती है वो भी एवेपोरेट होता है। तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। लेकिन जो बाउंड मॉइस्चर होता है वो तो क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर में इंटरैप हो गया, वो तो वहाँ पे फंस गया, आप उसको बहुत इजीली रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो कम हो जाता है। क्योंकि अब वो नॉर्मल वाटर जैसा बिहेव ही नहीं करता, तो एक ऐसा लगता है कि वो एक डिफरेंट मटेरियल बन गया है। तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है उसी टेम्परेचर के ऊपर उससे कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि वो अब स्ट्रक्चर के में बाउंड हो गया है, वो फंस गया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है ना? जो मॉइस्चर, और ये जो बाउंड मॉइस्चर होता है ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ हमारे नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। होल्ड करना 2 मिनट। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, उसके बाद है अनबाउंड मॉइस्चर। जो मॉइस्चर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है दैट इज अनबाउंड मॉइस्चर। क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉर्मल वाटर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ग्लास में वाटर पड़ा है और रिवर में वाटर है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। और जो अनबाउंड मॉइस्चर होगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही होगा जितना वो नॉर्मल वाटर का है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। जैसे आपकी सपोज आपने चॉक पाउडर लिया, चॉक पाउडर को पानी में थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दो, ठीक है, तो वो वेट हो जाएगा। वो जो मॉइस्चर है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, चॉक पाउडर को हीट करो वो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। वो जो मॉइस्चर है दैट इज योर अनबाउंड मॉइस्चर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये जनरली नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में ये कौन सा होता है जो ईएमसी से ज्यादा होता है। अब ईएमसी क्या है हम वो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ बाउंड मॉइस्चर और अनबाउंड मॉइस्चर में डिफरेंस समझ आया? डिफरेंस आपको पेपर में आता है। बाउंड मॉइस्चर का वेपर प्रेशर कम है, अनबाउंड का ज्यादा है, मतलब उतना ही है जितना नॉर्मल वाटर का होता है। बाउंड मॉइस्चर हाइग्रोस्कोपिक में प्रेजेंट होता है जनरली, अनबाउंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक में जनरली प्रेजेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक में भी हो सकता है। बाउंड मॉइस्चर की एग्जांपल हम दे देंगे, फॉर एग्जांपल फाइन कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, सेल एंड फाइबर वॉल में प्रेजेंट होता है, ये फिजिकली इंटरैप हो सकता है। लेकिन अनबाउंड मॉइस्चर फिजिकली इंटरैप्ड नहीं होता, ये बस वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। वॉइड का मतलब क्या है? जैसे ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा पाउडर का मॉलिक्यूल, ये तीसरा पाउडर का मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, इन चारों के बीच में ये स्पेस बच गई ना, ये जो स्पेस है दैट इज वॉइड। इस वॉइड में जो पानी चला गया दैट इज योर अनबाउंड मॉइस्चर। और अगला डिफरेंस, बाउंड को आप डिफिकल्टी से रिमूव करते हो लेकिन अनबाउंड को बड़े आराम से रिमूव कर सकते हो। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, चलो उस तो बाद ਆਪਾਂ EMC एंड FMC ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ज़्यादा। कल अपनी लैब है ना, या आज होती है? कल है लैब ना, वेडनेसडे। यस सर। ओके, सो ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, इसको समझने से पहले एक हम कॉमन आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको आपने ड्राई करना है और उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है 50 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे मैं रैंडम को बता रहा हूँ। हमारा एक मटेरियल है जिसमें 50 यूनिट्स वाटर प्रेजेंट है, 50 यूनिट मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, और एयर में मॉइस्चर है 10 यूनिट्स। एयर में मॉइस्चर कितना है? 10 यूनिट्स। तो फिर क्या होगा, ये अपना मॉइस्चर लूज करेगा या नहीं करेगा? यस सर, इजीली कर सकता है क्योंकि अभी एयर में तो जगह है ना मॉइस्चर की। हाँ बिल्कुल, एयर में जगह है मॉइस्चर की। कब तक ये अपना मॉइस्चर रिमूव करता रहेगा? जब तक एयर सैचुरेटेड नहीं हो जाती। अब देख, सपोज इसने 10 यूनिट्स अपना वाटर लूज कर दिया, तो इसमें कितना यूनिट्स रह गए? 40। अपने एयर में कितने आ गए? 20, है ना? ठीक है, फिर 5 यूनिट और इसने रिमूव कर दिए, इसमें कितने रह गए? 35, और एयर में कितने आ गए? 25। ठीक है, उसके बाद 5 यूनिट्स और रिमूव कर लिए इसने, इसमें कितने रह गए? 30, और एयर में कितने? 30। इसके बाद ये 5 यूनिट्स, इसके बाद 25, और इसमें 35। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सर सकता अब है? नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। अब नहीं हो सकता, राइट? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों में अब मॉइस्चर बराबर प्रेजेंट है। आपका जो मटेरियल है जिसको आप ड्राई करना चाह रहे हैं उसमें भी उतना ही मॉइस्चर है जितना एयर में प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट के बाद क्या हमारे मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट है? यस है प्रेजेंट। अभी 30 यूनिट्स मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो ये जो 30 यूनिट्स मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, ये क्या है आपका? दिस इज योर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, अब नाम से क्लियर हो गया होगा क्यों इक्विलिब्रियम बोला? बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर मटेरियल ना तो मॉइस्चर गेन कर रहा है ना मॉइस्चर लूज कर रहा है, हालांकि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। और उसका रीजन क्या है कि उसका वेपर प्रेशर जो है और एटमॉस्फेयर में जो वाटर का वेपर प्रेशर दो इक्वल हो गया, मतलब दोनों सिमिलर लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई मटेरियल अपना मॉइस्चर तब तक रिमूव करता है तब जब तक कि वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट तक ना पहुंच जाए। और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब दोबारा मैं इसके ऊपर आता हूँ। एक दूसरी होती है डेफिनेशन, दैट इज योर फ्री मॉइस्चर कंटेंट, जिसको आप एफएमसी कहते हो। एक ईएमसी होता है, एक एफएमसी होता है। एफएमसी क्या होता है? जो मटेरियल जितना मॉइस्चर रिमूव कर सकता है, दैट इज योर एफएमसी। मतलब टोटल वाटर कंटेंट से ईएमसी माइनस कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? एफएमसी। अच्छा, इस एग्जांपल में एफएमसी कितना होगा? जल्दी से बताओ। अभी जो आपको केस बताया था इसमें एफएमसी कितना होगा? एफएमसी होता है जो मॉइस्चर लूज हो सकता है। 40 आएगा सर, 50 minus 10। 20 गुड। 20 क्योंकि टोटल कितना है? 50, ईएमसी कितना है? 30, कितना बचा? 20। और आप सिंपली सोचो ना कि मॉइस्चर कितना लूज हुआ है। जो मॉइस्चर रिमूव हो सकता है दैट इज योर फ्री मॉइस्चर कंटेंट, इसलिए उसको फ्री बोला कि दिस मॉइस्चर इज फ्री टू बी रिमूव्ड। तो स्टार्टिंग में कितना था? 50,
एंड में कितना बचा 30, तो रिमूव कितना हुआ 20, 50 माइनस 30 20, तो 20 रिमूव हो सकता है, जो रिमूव हो सकता है दैट इज एफएमसी, जो नहीं हो सकता दैट इज ईएमसी। सो ईएमसी 30, एफएमसी 20। पहले ये बताओ इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। एक तो ये चीज हो गई। और ईएमसी मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं डेसिकेटर। जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको ये डेसिकेटर डिवाइस दिखाएंगे। ये क्या करता है, हम एक ऐसा आपको ग्लास का, आपने देखा है कग्नोसी में डेसिकेटर या नहीं? एक ग्लास का एक आपके पास बीकर टाइप होता है, एक वेसल होता है जिसके ऊपर ये लेड होता है। इसमें हम अपने मटेरियल को रख देते हैं, ठीक है, अपने मटेरियल को रख देते हैं जिसको हमने ड्राई करना है। और इसी डेसिकेटर में एक और मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज जनरली सिलिका जेल। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन भी हैं। ऐसे मटेरियल होते हैं जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या करते हैं, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे यही एग्जांपल ले लो कि 50 यूनिट्स था, जो सिलिका जेल है उसमें 10 यूनिट्स मॉइस्चर था, तो सिलिका जेल ने खुद मॉइस्चर लेना शुरू कर दिया। और कब तक लिया, जब तक उसका भी 30 और उसका दोनों का 30 नहीं हो गया। तो ईएमसी मेजर करने के लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो मॉइस्चर गेन कर सकता हो, और सिलिका जेल हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है। तो डेसिकेटर में हम ईएमसी की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मटेरियल जो मॉइस्चर खुद अब्जॉर्ब कर ले, जिसकी टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर ज़्यादा होती है नॉर्मल मटेरियल से, ठीक है। ये तो हो गया ईएमसी। अब ईएमसी के एडवांटेज क्या है? अब ईएमसी, अच्छा ईएमसी, सपोज आप कोई चीज़ ड्राई कर रहे हो, आप अवन में कुछ ड्राई कर रहे हो, क्या ईएमसी के बाद मॉइस्चर रिमूव हो सकता है? नहीं हो सकता, आपको पता है। आप जितना मर्जी हीट कर लो, ईएमसी के बाद मॉइस्चर रिमूव नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो फिर अगर आप उसको सोच रहे हो कि अच्छा मॉइस्चर रिमूव नहीं हुआ, मैं 15 मिनट और रख देता हूँ, आपने 15 मिनट जो अवन को ऑन रखा, वो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, वो आपको कॉस्टली नहीं पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर ईएमसी मॉइस्चर कैन नॉट बी रिमूव्ड, और आप तो ओवर हीटिंग कर रहे हो। तो अगर आपको पता है कि ईएमसी कितना है, तो आप ओवर हीटिंग प्रिवेंट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। और अगर आपको ईएमसी पता है तो आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चूज कर सकते हो कि मुझे ड्राइंग के लिए कितना टेम्परेचर रखना है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, ईएमसी की वैल्यू इज अ कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ईएमसी है, तो 2 मिनट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कंडीशंस चूज कर सकते हो, आपको कैसी कंडीशन चाहिए। आप टेम्परेचर अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, आप ह्यूमिडिटी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर ईएमसी इतनी है। दैट मीन्स सपोज 20% ईएमसी, आपको पता है कि ये तो मॉइस्चर रिमूव ही नहीं हो सकता, फिर आप क्या करोगे, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझे? अगर आपको ईएमसी का आइडिया है, आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अकॉर्डिंगली ऑल्टर कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे का पूरा वाटर रिमूव करना है। ऑलराइट, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएमसी को इफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल में सपोज हमारा कोई नॉन पोरस सॉलिड है, उसकी 0 ईएमसी होती है। देखो जनरली होता क्या है ना, जो मटेरियल्स पोरस होते हैं उनकी एबिलिटी टू लूज मॉइस्चर कम होती है नॉन पोरस, क्योंकि पोरस मटेरियल की एबिलिटी होती है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की। और हमने पढ़ा है कि पोरस मटेरियल में तो मॉइस्चर बाउंड हो जाता है, वो तो वैसे ही रिमूव नहीं होता। तो जो नॉन पोरस है वो बहुत इजीली अपना मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं। उनमें सॉरी, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जनरली 0 ही रहता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जनरली 0 रहता है। दैट मीन्स कि उनकी एबिलिटी टू लूज मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉन पोरस सॉलिड्स को अगर आप ड्राई कर रहे हो तो हमें कोई खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो चीज़ फाइब्रस है और
कोलाइडल सब्सटेंसेस हैं उनका ईएमसी बहुत ज़्यादा रहता है, और पोरस सॉलिड्स के केस में भी ईएमसी बहुत ज़्यादा रहता है। और जनरली जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो मैक्सिमम मॉइस्चर होता है पोरस सॉलिड्स में, क्योंकि आप पोरस सॉलिड्स का मतलब समझते हो ना, जिसमें पोर्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज में कौन सा मॉइस्चर होता है? बाउंड मॉइस्चर। और बाउंड मॉइस्चर तो वैसे ही बहुत मुश्किल से रिमूव होता है। तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर आपका मॉइस्चर, हालांकि देखो जरूरी नहीं है एक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में जो हमारा मॉइस्चर होगा वो बाउंड और अनबाउंड दोनों का मिक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बाउंड मॉइस्चर ही होगा, लेकिन उसके बाउंड मॉइस्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बाउंड मॉइस्चर रिमूव नहीं होता। और दूसरा, नेचर ऑफ एयर भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीरो ह्यूमिडिटी है, दैट मीन्स एयर में तो मॉइस्चर ही नहीं है। सारा मॉइस्चर किसमें प्रेजेंट है? मतलब एयर में तो जीरो मॉइस्चर है, तो आप जो मर्जी मटेरियल ले आओ वो सारा अपना मॉइस्चर लूज कर देगा, तो ईएमसी जीरो होगी जनरली, है ना। अगर एयर में कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो जितना मॉइस्चर आपके मटेरियल में प्रेजेंट होगा वो सारा रिमूव हो सकता है, तो नेचुरली उस मटेरियल की ईएमसी जीरो होगी। ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। और एट एज टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, ईएमसी डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ईएमसी कम होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर एबिलिटी ऑफ द एयर टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर बढ़ती है, और जब मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी तो ईएमसी कम होता जाएगा, क्योंकि और मॉइस्चर रिमूव होता जाएगा। सो ये था हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब ईएमसी और एफएमसी में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसके एलओडी हमारा पिछले साल क्वेश्चन में आ चुका है आपके फाइनल ईयर में, पिछले सेमेस्टर, परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग। हालांकि एनालिसिस में भी आप एक एलओडी टर्म पढ़ते हो जिसको लिमिट ऑफ डिटेक्शन कहते हैं, वो आप सेवन्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे। लेकिन हम यहाँ पे परसेंटेज एलओडी, परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग, मतलब जब आप किसी मटेरियल को, वेट मटेरियल को ड्राई करते हो तो कितना उसकी एक्सटेंट होती है ड्राइनेस की, कितना वो ड्राई हो जाता है, उसको कहते हैं परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग। अब परसेंटेज लॉस क्यों बोला? लॉस इसलिए बोला बिकॉज जब आप किसी चीज को ड्राई करते हो तो किस चीज का लॉस होता है? वाटर का लॉस होता है। तो वाटर का कितना लॉस हुआ उसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, दैट इज योर परसेंटेज एलओडी। फॉर एग्जांपल, आपका टोटल मास सपोज है 100, ठीक है, आपका मटेरियल का जो टोटल मास था वो था 100 ग्राम, और इसमें 20 ग्राम वाटर था। ठीक है, तो परसेंटेज एलओडी कितना हो गया? क्योंकि ये 20 ग्राम रिमूव हो सकता है, तो कितना ये रिमूव हो रहा है? 20, तो 20/100 इंटू 100, तो कितना आंसर आ गया? 20%। ठीक है, पॉइंट समझे? दिस इज योर परसेंटेज एलओडी। अब ये जो अब दूसरा होता है परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, इन दोनों को ना ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला क्या है परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट का? मास ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सैंपल। ऊपर वाले में क्या था? मास ऑफ वेट सैंपल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई बता सकता है? एक्सप्लेन करता हूं मैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसी केस में, इसी वाले केस में 20/100 इंटू 100 हमने लिखा है फर्स्ट वाला परसेंटेज एलओडी का फॉर्मूला। 20 उसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट है, 100 उसका टोटल वेट है, मतलब हमारे ड्राई सैंपल प्लस वाटर का वेट इज 100। अब बहुत हिंट दे दिया, सेकंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? 20 divided by 80 into 100. 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, बिल्कुल, है ना। 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कैसे आया? कोई और बताएगा? का मास बच गया। साउंड नहीं आ रही, कौन है? चलो एनीहाउ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी साउंड नहीं आ रही। देखो, हमारा 100 था टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल। इस वेट सैंपल में ड्राई प्रोडक्ट कितना था? ड्राई सैंपल कितना था? 80, और 20 क्या था? वाटर, है ना। ऐसे ही 100 बना था।
अब हमने क्या कहा, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट वाले फॉर्मूला में हमने कहा है कि परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट में मास ऑफ वाटर तो रहता ही है डिवाइडेड बाय, लेकिन टोटल सैंपल का वेट नहीं होता, उसमें सिर्फ ड्राई जो पार्ट है उसका वेट लेना है। तो ड्राई पोर्शन मतलब जो सॉलिड है हमारा, सॉलिड का वेट कितना 80, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/80 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा 25%। 24। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन उससे वैल्यू में डिफरेंस आ गया। परसेंटेज एलओडी 20 होगा लेकिन मॉइस्चर कंटेंट 25 होगा। और अगर आपको ड्राइंग रेट निकालना है कि किस रेट से हमारा मटेरियल अपना मॉइस्चर लूज कर रहा है ऑन हीटिंग, तो फॉर्मूला कितना है, मास ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। ये तो इतना ही है जितना परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट है। रेट का मतलब क्या होता है, जैसे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रेट हमेशा ना टाइम फैक्टर लेके आता है कि किस रेट से ड्राइंग हो रही है, तो किस रेट से हमारा मटेरियल मॉइस्चर लूज कर रहा है, दैट इज योर ड्राइंग रेट। तो उसमें हम क्या करेंगे, बस सिर्फ टाइम से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। वो टाइम चाहे मिनट्स में हो, आवर्स में हो, जनरली वो आवर्स में होगा, या चाहे सेकंड्स में हो, तो आपको ड्राइंग रेट मिल जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज की टर्म में नहीं आएगा। आप यहाँ पे एरिया वाला फैक्टर भी लेके आ सकते हो, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है वो इतना ही है। ठीक है, अब हम करते हैं ड्राइंग रेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी मटेरियल को ड्राई करते हैं तो हमारा जो मटेरियल ड्राई होने का जो रेट है उसको विद टाइम जब हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक कर्व मिलती है हमें, विच इज नोन एज ड्राइंग रेट कर्व। ठीक है, अब इस ड्राइंग रेट कर्व जो आपको दिख रही है ABCDE, इसमें आपको 3-4 फेजेस नजर आएंगे। हम हर एक फेज में क्या हो रहा है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सपोज आपने और ये हम अगर हमारी लैब शुरू हो गई, कॉलेज शुरू होगा, तो इसको एक्सपेरिमेंटली हम क्लास में करते भी हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सिंपली कि एक पेट्री डिश ले लेते हैं, पेट्री डिश में अपना कोई चॉक पाउडर ले लेंगे और उसको हम वेट कर लेंगे स्लरी बना लेंगे, एक कॉन्सेंट्रेटेड स्लरी बना लेंगे और उसको रख देंगे पेट्री डिश में। पेट्री डिश आपको पता है, आपने माइक्रोबायो में पढ़ा होगा। पेट्री डिश देखी है ना, पता है ना क्या होती है पेट्री डिश, पेट्री प्लेट। Yes, sir. हाँ, तो पेट्री प्लेट में हमने रख दिया। अब फिर आप क्या करोगे, आप इस पेट्री प्लेट को या पेट्री डिश को आप रख दोगे अवन में। अपने लैब में अवन भी देखा होगा, तो अवन में आपने इसको हॉट एयर अवन में रख दिया और उसका आपने टेम्परेचर रख दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसको सेट कर दिया। ठीक है, और आपने क्या किया था, स्टार्टिंग में आपने ये देख लिया था कि वेट कितना है सॉलिड, आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया है, जैसे आपने सपोज 50 ग्राम आपकी बैटरी प्लेट का वेट था और उसमें आपने जब वेट स्लरी ऐड कर दी, उसके बाद आपने देखा कि मटेरियल का जो वेट है वो 100 ग्राम है। ठीक है, तो 50 ग्राम पेट्री प्लेट का वेट हो गया और 50 ग्राम आपका स्लरी का वेट हो गया, इसीलिए टोटल वेट इज 100 ग्राम। ठीक है, फिर आपने उसको रख दिया अवन में, उसके बाद आपने हीट सप्लाई करनी शुरू कर दी और फिर आप एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, वो 10 मिनट 15 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, आप क्या दे रहे हो, आप कितना टेम्परेचर सेट कर रहे हो, आप अलग अलग टाइम इंटरवल्स के बाद आप देखोगे, आप दोबारा से उसका वेट करोगे, आप पेट्री प्लेट का वेट करोगे। सपोज 15 मिनट के बाद आपने देखा कि वेट हो गया 90, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम कुछ लूज हुआ है। क्या लूज हुआ होगा, वाटर। सॉलिड मटेरियल तो एवापोरेट करेगा नहीं ना, एवापोरेट क्या करेगा, वाटर, मॉइस्चर, तो मॉइस्चर रिमूव होने लग गया। तो आप इस चीज को तब तक हीट करते रहोगे जब तक इसका वेट कम होना बंद ना हो जाए। तो आप हर 10-10 15-15 मिनट बाद उसका वेट देखोगे, ये कम होता जाएगा, 80 70 60, सपोज 60 के आप आकर आपने देखा कि 60 के बाद वेट कम ही नहीं हो रहा, आपने फिर हीट किया 10 मिनट 15 मिनट फिर 60, दैट मीन्स कि अब कांस्टेंट वेट अचीव हो गया। ठीक है, अब तब तक इसको हीट करोगे, फिर आप ड्राइंग रेट को
कैलकुलेट करोगे जिसका फॉर्मूला हमें पता है। अभी हमने ड्राइंग रेट का फॉर्मूला देखा, मास ऑफ वाटर इन सैंपल डिवाइडेड बाय टाइम इनटू वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। और उसके बाद आप कर्व प्लॉट करोगे, जो आपको ऐसे करके कुछ कर्व आएगी अगर आप ड्राइंग रेट वर्सेस टाइम प्लॉट कर रहे हो, या जैसे हम लैब में ये वाली कर्व मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे अगर आप ड्राइंग रेट वर्सेस वाटर कंटेंट प्लॉट कर रहे हो। अब इसको हम समझते हैं। इस कर्व के अलग अलग पोर्शन है। जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, वो ए बी या ए डैश भी कुछ भी हो सकता है। अब ये नॉन सिग्निफिकेंट पीरियड है। यहाँ पे ड्राइंग रेट ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने हीट करना शुरू किया और अपने जो हमारा सैंपल है उसने अभी एडजस्ट करना शुरू ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये पीरियड इज इनसिग्निफिकेंट। लेकिन उसके बाद वाला पीरियड इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड, जो आपको इस डायग्राम में BC नजर आ रहा है। अब कांस्टेंट रेट पीरियड का मतलब क्या है? कांस्टेंट रेट पीरियड का मतलब क्या है कि जो ड्राइंग रेट है दैट इज कांस्टेंट। दैट इज ड्राइंग रेट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ड्राइंग रेट का मतलब क्या है? आपको पहले तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, दैट मीन्स के रेट इज कांस्टेंट, पहली चीज। अब ऐसा क्यों हुआ कि रेट कांस्टेंट क्यों है? अब सपोज ये आपकी पेट्री डिश है और पेट्री डिश के ऊपर आपका ये मटेरियल आपको नजर आ रहा है, ये वाली डायग्राम में। अब हमारा जो वाटर है वो सारे मटेरियल में प्रेजेंट होगा, थ्रू आउट द मटेरियल मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, लेकिन जो मॉइस्चर ने एवेपोरेट होना है वो सरफेस के ऊपर होना है, बिकॉज जो सरफेस है वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो होगा क्या कि यहाँ से मॉइस्चर एवेपोरेट होगा और जो हमारा टॉप सरफेस है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस रेट से वो एवेपोरेट होता है उसी रेट से जो डीपर लेयर्स में हमारा वाटर था वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, वो डिफ्यूज होकर सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो जिस स्पीड से वाटर सरफेस से एवेपोरेट होता है उसी स्पीड से वाटर रिप्लेस कर लेता है डीपर लेयर से टॉप लेयर के ऊपर आके। सो अल्टीमेटली जो आपका रेट ऑफ एवेपोरेशन, एंड रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हियर रेट ऑफ ड्राइंग, जो आपका रेट ऑफ एवेपोरेशन या रेट ऑफ ड्राइंग है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब क्योंकि ये दोनों रेट इक्वल हैं तो आपका जो ड्राइंग रेट है वो कांस्टेंट रहता है, उसी स्पीड से ड्राइंग होती रहती है। ठीक है, ये पॉइंट सब क्लियर आया, क्लियर हुआ? डाउट तो नहीं है किसी को? और इस कर्व, हाँ जी, सर प्लीज रिपीट कर दो ये। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा मॉइस्चर रिमूव हो रहा है वो हमारा हो रहा है सरफेस के ऊपर से। तो इस सॉलिड के सरफेस पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट था वो रिमूव हो रहा है, वो एवेपोरेट हो रहा है। अब सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो वाटर था वो एवेपोरेट हो गया, तो नेचुरली सॉलिड को हो जाना है ड्राई हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ड्राई नहीं होता जितना उसके डीप लेयर्स में वाटर प्रेजेंट है, बिकॉज वाटर तो पूरे बल्क में प्रेजेंट होगा, पूरे मटेरियल में प्रेजेंट होगा। अभी तो सिर्फ सरफेस के ऊपर से वाटर रिमूव हुआ है, तो जितना वाटर सरफेस से रिमूव होता है उतना डीप लेयर्स से आके सरफेस के ऊपर आ जाता है, फिर वो वाला वाटर रिमूव हो जाता है, फिर नीचे से और वाटर आता है और सरफेस के ऊपर आ जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो क्योंकि जितना वाटर एवेपोरेट होता है उतना वाटर डीप लेयर से आ जाता है, तो आपका रेट कांस्टेंट रहता है, बिकॉज रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? यहाँ पे डीप लेयर से वाटर का टॉप सरफेस के ऊपर आना इज डिफ्यूजन। पॉइंट क्लियर हुआ ये? यस सर। तो ड्राइंग कांस्टेंट रेट के ऊपर होती है, और जो इस BC कर्व में पॉइंट C है ना, इस पॉइंट C के ऊपर जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, यहाँ आप इसी पॉइंट के ऊपर जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल, अच्छा यहाँ पे CAL आएगा, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, कांस्टेंट रेट पीरियड के एंड में जो मॉइस्चर बचता है दैट इज नोन एज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। अब इसके बाद हमारी कर्व में ड्राइंग रेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखो ड्राइंग रेट BC पे कांस्टेंट रेट पे था, अब ये कर्व नीचे को गिरना शुरू हो गया।
अब ये 2 फेजेस में नीचे गिरेगा। जो फर्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेट, फर्स्ट फॉलिंग पीरियड। जो ग्राफ में आपको सीडी नजर आ रहा है, दोनों ग्राफ में सीडी नजर आ रहा है, और इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सरफेस स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब आप कंटिन्यू करते हो ड्राइंग सरफेस से हो रही है, वाटर एवेपोरेट हो रहा है सरफेस से, लेकिन एक स्टेज आएगी जब रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, किससे, रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब कि सरफेस से वाटर फास्ट रिमूव हो रहा है, लेकिन जो डीप लेयर से वाटर इसको रिप्लेस करने के लिए सरफेस के ऊपर आ रहा था वो इतनी जल्दी नहीं आता। तो उससे क्या हो जाता है, आपको सरफेस के ऊपर क्रैक्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, ड्राई स्पॉट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि वाटर सरफेस के ऊपर जल्दी से पहुंच ही नहीं रहा, तो उस स्पीड से एवेपोरेट ही नहीं होगा। पहले फेज में जो पिछला हमने कांस्टेंट रेट पीरियड किया था, उसमें जिस रेट से सरफेस से वाटर निकल रहा था उसी रेट से नीचे वाली लेयर से वाटर पहुंच रहा था, तो रेट कांस्टेंट हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब मटेरियल में मॉइस्चर काफी रिमूव हो गया है, तो सरफेस से वाटर जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन जो डीप लेयर्स हैं उसमें वाटर थोड़ा स्लो रह जाता है, उसमें वाटर इतनी स्पीड से सरफेस के ऊपर पहुंचता नहीं है। तो क्योंकि सरफेस के ऊपर कम वाटर पहुंचता है, तो नेचुरली जो रेट है ड्राइंग का वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा है फर्स्ट फॉलिंग रेट, जहां पे अभी ड्राई स्पॉट्स बनने शुरू हुए हैं, छोटे छोटे ड्राई स्पॉट्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि सरफेस अब ड्राई होना शुरू हो गया है। और इस फेज के एंड के ऊपर जो आपको पॉइंट डी नजर आता है, दैट इज नोन एज सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। पिछले वाले में क्या था, क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट, अब है सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछो। अब सेकंड फॉलिंग पीरियड में वही चीज होने वाली है। सेकंड फॉलिंग पीरियड में जो रेट है वो और ज्यादा फास्ट डिक्रीज हो जाता है। अब सेकंड फॉलिंग, देखो फर्स्ट फॉलिंग पीरियड में भी रेट गिर रहा है, सेकंड फॉलिंग पीरियड में जो रेट है वो और स्ट्रांगली गिर जाता है। और उसका रीजन वही है कि अब ऑलरेडी मटेरियल बहुत ड्राई हो चुका है, मटेरियल में वाटर बहुत कम बचा है, तो वाटर बहुत स्लोली सरफेस के ऊपर पहुंचता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाता है। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्लो हो गया, और हमें पता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब रेट ऑफ ड्राइंग डिपेंड करेगा कि किस रेट से वाटर नीचे वाली लेयर से सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो रहा है। और क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो हो जाता है, और वो स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि वाटर बहुत कम प्रेजेंट है, तो आपका ड्राइंग रेट और कम हो जाता है। और जो आपको लास्ट वाला पॉइंट मिलता है जिसको हम EMC कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट के बाद आप जितना मर्जी हीट कर लो ड्राई होता ही नहीं मटेरियल। क्यों? क्योंकि दिस इज योर EMC, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, और इस पॉइंट के बाद आप मटेरियल को ड्राई नहीं कर सकते। सो जो लास्ट पॉइंट है हमारा ड्राइंग रेट कर्व का, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो ड्राइंग रेट कर्व से हमें इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने में हेल्प हो। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिव्यू दे रहा हूँ पूरी कर्व का। जो फर्स्ट फेज है दैट इज योर A-B और AB, विच इज नोन एज इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। यहाँ पे ड्राइंग रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अभी मटेरियल एडजस्ट कर रहा है, इनसिग्निफिकेंट है अकेडमिकली। दूसरा पीरियड BC वाला पीरियड है, दैट इज अ कांस्टेंट रेट पीरियड, जहां पे एक फिक्स्ड रेट के कांस्टेंट रेट से ड्राइंग हो रही है। और उसका रीजन क्या है कि ड्राइंग जो है, ड्राइंग का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्लरी। जिस रेट से सरफेस से सॉलिड के सरफेस, वेट सॉलिड के सरफेस से जिस रेट से वाटर रिमूव हो रहा है, उसी रेट से डीप लेयर्स से वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो वाटर की रिप्लेसमेंट होती रहती है उसी रेट से, तो जो रेट ऑफ ड्राइंग है, रेट ऑफ लूजिंग द मॉइस्चर है, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सरफेस अभी ड्राई नहीं हो रहा। और जो एंड वाला पॉइंट है, C वाला पॉइंट है, उसको हमने क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कह दिया। लेकिन एक स्टेज आएगी जब हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द डीप लेयर्स टू द सरफेस इज लेस देन द रेट एट विच evaporation is taking place from the surface।
उस स्टेज में हमारा जो सरफेस है वहां पे ड्राई स्पॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे और हमारा ड्राइंग रेट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर इतनी फास्टली रिप्लेस हो ही नहीं रहा और वाटर ने तो सरफेस से रिमूव होना है. दैट इज योर फर्स्ट फॉलिंग पीरियड एंड द पॉइंट डी इज नोन एज सेकंड क्रिटिकल पॉइंट. और उसके बाद आपका सेकंड फॉलिंग रेट आ जाता है डीई फेज, जहां पे आपको आपकी कर्व और नीचे गिरने लग जाती है, ड्राइंग रेट और कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन है जो वाटर की फ्रॉम द डीप लेयर्स टू द सर्फेस और ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो नेचुरली ड्राइंग रेट और ज़्यादा स्लो हो जाता है. और जो लास्ट पॉइंट आपको मिल रहा है पॉइंट ई, उस पॉइंट के ऊपर आप जितना मर्जी हिट कर लो, आपका मटेरियल ड्राई नहीं हो सकता. दैट इज नोन एज ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. कोई डाउट है तो पूछो. कोई डाउट है तो पूछो. हाँ जी, कोई डाउट है? नो सर. क्लियर है सब लोग? हाँ जी, सिमरजोत एक्सप्लेन करो. सब फर्स्ट इज इनिशियल ड्राइंग रेट. तो इसमें क्या है कि रिमूव कि अभी एडजस्ट कर रही है, कर्व जो है वो एडजस्ट कर रही है, इनसिग्निफिकेंट है, तो वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. एंड देन कांस्टेंट रेट बी सी, और उसमें क्या है वो ड्राइंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए वो स्ट्रेट है. एंड देन फर्स्ट फॉलिंग रेट, तो उसमें जो सरफेस से इवेपोरेट हो अम, तन्वी, फर्स्ट फॉलिंग पीरियड जो है उसमें ड्राइंग रेट कम क्यों होता है? इससे उसमें ड्राइंग रेट कम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे डिफ्यूजन मतलब की हो रही है वो उतनी स्पीड से नहीं होती, वाटर मॉइस्चर अच्छे से ऊपर नहीं आ पाता. और लास्ट पॉइंट परमिंदर, लास्ट पॉइंट क्या होता है इस कर्व का, क्या बोलते हैं उसको? अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग. जो लास्ट पॉइंट है पूरी पूरी कर्व का, पूरी ड्राइंग कर्व का जो लास्ट पॉइंट है, ई पॉइंट है, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी चेतन, क्या कहते हैं लास्ट पॉइंट को? हाँ जी, लीड वाले स्टूडेंट्स, अनमोल. The EMC rate. ईएमसी, ईएमसी क्या सिग्निफिकेंस है इस पॉइंट की फिर? से मतलब इस पॉइंट पे आके अगर हम जितना भी उसको टाइम और हीट देंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो उससे कोई भी उसको बेनिफिट नहीं होगा, वो ऑलरेडी जो है जिस पोजीशन में है वैसे ही रहेगा. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, इसी लिंक के ऊपर दोबारा ज्वाइन कर लो.
ओके अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने ड्राइंग को जो जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वो चीज़ें डिस्कस करी हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जो जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं लैब स्केल में और इंडस्ट्रियल स्केल में फॉर ड्राइंग पर्पस। और आज अभी हम दो इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल वाली दो इक्विपमेंट। और उसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ योर ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर और जो आप लैब में आपने हॉट एयर ओवन यूज़ किया वो एग्जैक्टली सेम है। जो हॉट एयर ओवन है वो उसका मिनिएचर वर्जन है, अदरवाइज ट्रे ड्रायर और हॉट एयर ओवन के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग में आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। बस इतना ही फ़र्क है कि ट्रे ड्रायर आप इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर यूज़ करते हो और हॉट एयर ओवन जो आपका है वो लैब स्केल के ऊपर आपने यूज़ किया है। आपने पिछले साल केमिस्ट्री में या स्टैटिस्टिक्स में ड्राइंग तो करी होगी हॉट एयर ओवन में, तो एग्जैक्ट वही चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन एक बार देख लो। अगर आपको याद हो अपने यहाँ जो हॉट एयर ओवन है, आप उसके डोर को जब ओपन करते हो तो आपको उसमें शेल्व्स नज़र आती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेज। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रे ड्रायर। और ये जो ट्रेज हैं इनके ऊपर आप सॉलिड लोड करते हो। और अगर आपने नोटिस किया हो ये जो ट्रेज होती हैं हमारे हॉट एयर ओवन की, ये सारी परफोरेटेड है, सभी में होल होता है। याद है पिछले साल देखा होगा आपने, तो सब में होल्स होते हैं। और उस होल का रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप मटेरियल को हीट करते हो, जब आप ओवन को ऑन करते हो तो उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो भी हीट अप हो जाती है। तो जो हॉट एयर है वो इन परफोरेशन से, इन होल से पास करती हुई ऊपर जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो आपको शेल्व्स नज़र आ रही हैं ये क्या है, ट्रेज। और इस ट्रेज में आप मटेरियल को लोड करोगे, ठीक है। और मटेरियल में परफोरेशन, ट्रेज में परफोरेशन इसलिए है ताकि जो हीट है वो, जो हॉट एयर है जो इन परफोरेशन से मूव करती हुई नीचे वाली से शेल्फ से ऊपर वाली शेल्फ तक पहुंचे, ठीक है। उसके बाद आपने इस चैम्बर में क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट। जो हीटिंग एलिमेंट होता है ओवन में वो होता है साइड्स में। जैसे आपको यहाँ पे इसकी साइड वॉल जो है, ये जो साइड्स हैं, आपको यहाँ पे एक हीटर मिलेगा, हीटिंग एलिमेंट मिलेगा जो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। तो रेडिएशन एक मेथड है जिससे ये हीटिंग होती है। तो ये रेडिएशन एमिट करेगा जो हीट अप करेगी हमारे मटेरियल को। और दूसरा हमारा यहाँ पे इसी साइड के बीच में, दूसरी साइड के अंदर हम एक फैन फिट कर देते हैं। अब इस फैन का क्या काम है, अब देखो ये जो रेडिएशन है, जो हीटिंग एलिमेंट रेडिएट कर रहा है हीट को, वो जितनी एयर प्रेजेंट है हमारे ओवन में उस सारी एयर को हीट कर देगी। अब लेकिन एयर को सर्कुलेट भी तो करवाना है, क्योंकि जो मूविंग एयर होती है वो हमेशा ज़्यादा बेटर मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती है एज कंपेयर्ड विद स्टेशनरी एयर। और दूसरा हमने कन्वेक्शन का जब कन्वेक्शन पढ़ा था, हमने कहा था कि कन्वेक्शन के साथ साथ हमेशा कन्वेक्शन करंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कन्वेक्शन करंट हीट ट्रांसफर करते हैं। तो वो कन्वेक्शन करंट अगर नेचुरली जनरेट नहीं हो रहे तो हमें जनरेट करने पड़ेंगे आर्टिफिशियली। तो उसके लिए हमने फ़ैन लगा दिया। ये फ़ैन क्या करेगा, पूरी इस हॉट एयर को सर्कुलेट करेगा। हाँ जी, ठीक है। तो इस पूरी हॉट एयर को सर्कुलेट करने का काम फैन करेगा। और नेचुरली एक थर्मोमीटर होता है, और जो थर्मोमीटर होता है वो बाहर प्लेस्ड होता है। जो आपका डोर होता है वहाँ पे एक थर्मोमीटर रखा होता है जो टेम्परेचर कितना हमने सेट किया है, क्या उतना अचीव हो गया है, वो नोट डाउन करने के लिए। और जो हमारा डोर होता है, और अगर आपने ध्यान दिया हो ओवन का डोर हमेशा हॉलो होता है। जब आप आओगे दोबारा हम ये चीज़ आप चेक करना, हमारे जो ओवन का डोर होता है हम लैब में देखना, वो हमेशा हॉलो होता है। और उसका रीज़न क्या होता है, उस हॉलो एरिया में हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर देते हैं। और अगर हम नहीं भी फिल करेंगे ना, हम एयर भी फिल कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जैसा मैं आपको उस दिन एग्जांपल दे रहा था वो क्विल्ट वाली के, दो क्विल्ट हम जब यूज़ करते हैं तो बीच में एयर इंट्रैप हो जाती है और बहुत अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, वो हीट लॉस नहीं होने देती। सेम मैकेनिज्म है, आप नहीं चाह रहे कि जो आपके अंदर अपने हॉट एयर ओवन में जो हीट है वो बाहर लॉस हो जाए, वो बाहर चली जाए।
तो आपने क्या किया, ऐसा डोर चूज किया जो इंसुलेशन का काम करे, तो आपने हॉलो डोर यूज किया, उसके बीच में कोई ऐसा मटेरियल यूज कर दिया, इंसुलेटिंग एयर का काम करेगा, इवन सिंपल एयर प्रेजेंट होगी तो भी काम चलेगा। और एक एयर इनलेट है जो फ्रेश एयर, क्योंकि एयर आउटलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एयर इसके अंदर जो हॉट एयर होगी वो तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती रहेगी। हॉट एयर ने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया, जब मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया अब वो तो ह्यूमिड हो गई, तो विद टाइम उसकी एबिलिटी टू अब्जॉर्ब द मॉइस्चर कम होती जाएगी, तो आपका ड्राइंग रेट कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा एक एयर आउटलेट रख देते हैं, एक वेंट रख लेते हैं कि जितना जब एयर मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी वो बाहर निकल जाए और एक नई एयर आ जाए विच इज़ कम्प्लीटली ड्राई। फिर वो ड्राई एयर मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगी, बाहर निकल जाएगी, फिर और नई एयर आएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे रिप्लेस, तो एक पॉइंट के बाद वही सेम चीज हो जाएगी, एयर का मॉइस्चर और आपके मटेरियल का मॉइस्चर सेम हो जाएगा एंड द फर्दर मॉइस्चर लॉस विल बी जीरो। तो आपकी ड्राइंग वहां पे रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रे ड्रायर के कंपोनेंट्स हैं। ये आपका कमर्शियल स्केल के ऊपर ट्रे ड्रायर है जो आपको इंडस्ट्री में दिखेगा। जैसे हमारे वाले में तो आपको सिर्फ 2 शेल्व्स नजर आती हैं या 3 हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो कितनी शेल्व्स, कितनी ट्रेज हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल लोड कर सकते हो। अब वर्किंग बहुत सिंपल है, आप वेट सॉलिड को ट्रेज के ऊपर लोड करोगे, फिर फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस कर दोगे और अपने अवन का टेम्परेचर सेट कर दोगे कि इस टेम्परेचर तक मुझे उसको हीट करना है, और एयर हीट होना शुरू हो जाएगी। हीट इसलिए होगी क्योंकि जो आपका रेडिएटर है, जो आपका हीटिंग एलिमेंट है, वो रेडिएशन दे रहा है और हीट कर रहा है आपकी एयर को। और हमने अंदर फैन भी ऑन कर दिया, जो फैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है रादर। तो वो फैन क्या करेगा, वो जो हॉट एयर है उसको सर्कुलेट करेगा, वो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएंगे, वो उसको हीट अप कर, वो और मूव करेगी एयर, और जो हमारा मटेरियल उसको हीट कर देगी। तो कन्वेक्शन भी इन्वॉल्व है, रेडिएशन तो इन्वॉल्व है ही है, बिकॉज जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो रेडिएट करता है हीट। एंड फाइनली जब हमारी ट्रेज हीट हो रही हैं, जो हमारी ट्रेज है जब हीट हो रही है, तो उसके कांटेक्ट में क्या पड़ा है, सॉलिड पड़ा है। तो वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तो कंडक्शन भी हो रही है। और आपको मैं उस दिन हीट ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म बता रहा था, मैंने कहा था मैं रेडिएशन बाद में बताऊंगा। कंडक्शन और कन्वेक्शन हम कर चुके हैं। कंडक्शन क्या होता था, जब 2 मटेरियल स्टेशनरी होते हैं बट एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तब हीट ट्रांसफर इज वाया कंडक्शन। अब यहाँ पे कंडक्शन कहाँ पे हो रही है, हमारी ट्रे हीट हो चुकी है, अब उस ट्रे के ऊपर क्या पड़ा है, वेट सॉलिड। अब हीटेड ट्रे एंड वेट सॉलिड एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जो ट्रे है अपनी हीट वेट सॉलिड को दे देगी। अब क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दोनों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में उनमें हो रहा है, देन द हीट ट्रांसफर हियर इज नोन एज कंडक्शन। और दूसरा मैकेनिज्म है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपको मैंने कहा था कि जब कोई मूविंग बॉडी हीट ट्रांसफर करती है, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। तो यहाँ पे मूव क्या कर रहा है, हॉट एयर। और हॉट एयर मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैन आपने लगाया है। तो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया, वो करंट सेटअप हो गया, तो अल्टीमेटली जब कोई मूविंग बॉडी किसी चीज को हीट अप करती है, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन में आपका कोई मटीरियल होता है वो हीट को रेडिएट करता है। अब रेडिएशन का मतलब जैसे सन है, अब सन इतनी दूर प्रेजेंट है, अब सन हमारी अर्थ को क्या कंडक्शन से हीट करता है, नहीं, क्योंकि अर्थ कौन सा सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो कंडक्शन तो होगी नहीं। क्या कन्वेक्शन से हीट करता है, कन्वेक्शन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक कंडक्टिंग बॉडी का होना जरूरी है। अब कंडक्टिंग बॉडी का मतलब कंडक्टिंग फ्लूइड का होना जरूरी है, दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। अब एटमॉस्फेयर तो कुछ किलोमीटर्स तक होता है हमारे अर्थ के, उसके बाद तो वैक्यूम है सारा, एयर प्रेजेंट ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि कन्वेक्शन से भी हीटिंग नहीं हो रही हमारी अर्थ की। तो अर्थ की हीटिंग कैसे हो रही है, अर्थ की हीटिंग हो रही है रेडिएशन से, कि हॉट बॉडी, इतनी ज्यादा हॉट बॉडी है वो अपनी हीट को रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेडिएशन। तो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हीट रिलीज करता है,
जो मटेरियल को हीट कर रहा है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों इन्वॉल्व हैं। प्रिंसिपल में आप ये लिखोगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दिया, वर्किंग तो बड़ी सिंपल है। अब ये बहुत इजी हैंडलिंग डिवाइस है, लेस कॉस्टली है, लेकिन बैच प्रोसेस है, आपको बार बार ट्रेज में मटेरियल लोड करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है। और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास इससे अच्छे मेथड्स हैं। और लोडिंग अनलोडिंग में आपकी लेबर कॉस्ट बहुत लग जाती है। तो ट्रे ड्राइव में किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। क्लियर है? यस सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए चलो एक ही बहुत है, सफिशिएंट है। ओके ठीक है, थैंक यू।